हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर और एनिमल सेल कल्चर के बारे में। तो इसके लिए मैंने 12th क्लास बायोटेक सब्जेक्ट का एक चैप्टर को सिलेक्ट किया है जिसका नाम एनिमल टिश्यू कल्चर या एनिमल सेल कल्चर ही है। और उसमें जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा दिया है, बेसिक है और अच्छे से टर्मिनोलॉजी भी डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे से लाइक प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए हैं। इसलिए मैं उस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए हम स्क्रीन पर जाएंगे और मैं उस स्क्रीन पे एनसीईआरटी का उस चैप्टर को ओपन करके मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या है उस चैप्टर में। तो दोस्तों, ये है आईपैड का स्क्रीन और चैप्टर का नाम है एनिमल सेल कल्चर। ये 12th क्लास बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है एनिमल सेल कल्चर। इसमें जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा दिया गया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से मैंने बेसिक बताने के लिए इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है। तो इस वीडियो का जो आधा क्रेडिट है वो एनसीईआरटी को जाता है, बिकॉज ऑफ ये कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी का चैप्टर है तो उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल कल्चर। नाम पता चल रहा है एनिमल सेल कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर क्या है। कल्चर वर्ड मीन्स क्या होता है। ओके, तो कल्चर मीन्स बोल सकते हैं कल्टीवेशन। ये जो वर्ड है वो किससे आया है? कल्टीवेशन से। कल्टीवेशन लाइक आपने कहीं सुना होगा, जो फसल है उसको कल्टीवेट करना, ग्रो करना। ओके, और एनिमल आप पता है, सेल भी आपको पता है, तो सेल को कल्टीवेट करना क्या है? एनिमल सेल कल्चर। अब एनिमल सेल कल्चर होता कैसे है? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी भी एनिमल से या एनिमल के ऑर्गन से एक टिश्यू का पार्ट लिया जाता है और टिश्यू से सेल्स को अलग किया जाता है और उस सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, लेबोरेटरी में क्लोन किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर या बोल सकते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर। ओके, अब देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या किया दी गई है। एनिमल सेल कल्चर इज द डिस्क्राइब एज द इन विट्रो मेंटेनेंस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एनिमल सेल्स। इसका मतलब क्या है कि एनिमल सेल कल्चर जो है वो इन विट्रो मेंटेनेंस है। इन विट्रो मेंटेनेंस मतलब इन लेबोरेटरी में लाइक मेंटेन किया गया। एंड प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन मतलब ग्रो कराना, डिवीजन करवाना ऑफ एनिमल सेल्स दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर, बाहर मीन्स लेबोरेटरी में ग्रो करती है। ओके, अब लेबोरेटरी में कब ग्रो करेगी? इफ सप्लाइड विद द एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट, यदि उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाएं सिमिलर टू इन विवो कंडीशन, सिमिलर टू जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, तो वो सेल्स अच्छे से प्रोलिफरेट करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी। फिर से देखते हैं कि एनिमल सेल कल्चर क्या होता है। कि एनिमल सेल कल्चर जो है लेबोरेटरी में मेंटेन किया जाता है, लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाता है, लेबोरेटरी में प्रोलिफरेट कराया जाता है। मीन्स जो एनिमल सेल कल्चर है उसमें सेल्स को एनिमल से बाहर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर लेबोरेटरी में मेंटेन किया जाता है, उसको प्रोलिफरेट करवाया जाता है, उसका डिवीजन करवाया जाता है। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। और वो कब ग्रो कर सकता है, कब प्रोलिफरेट करेगा? जब उसको सिमिलर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो वो अच्छे से प्रोलिफरेट करेगा, अच्छे से ग्रो करता है। यहाँ तक का इतना मीनिंग है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन इज टर्म्ड एज द सेल कल्चर। मेन डेफिनेशन यहाँ से है यहाँ तक। तो सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो कराना ही क्या है? सेल कल्चर है। ओके, जो सेल कल्चर है वो इन विट्रो टर्म दिया जाता है, इसके लिए क्या बोला जाता है? इन विट्रो। ओके, ये लेबोरेटरी में ग्रो की जाती है, इस वजह से इन विट्रो टर्म दिया जाता है। तो इसके दौरान क्या किया जाता है? इसके दौरान पहले सेल्स को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम एनिमल टिश्यू या एनिमल ऑर्गन। ओके, बाय सर्जिकल इंटरवेंशंस और रिमूवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स फ्रॉम एनिमल्स। एंड देन उसके बाद जो एनिमल टिश्यू है या एनिमल ऑर्गन है उसमें से सेल्स को आइसोलेट करके उसको मीडिया में रखा जाता है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेंट है वो उसमें यही बताया गया है।
लाइक एनिमल सेल कल्चर में क्या होता है, इट डील्स विद द आइसोलेशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम एनिमल टिश्यू। मतलब इसमें, मतलब सेल कल्चर में सेल का आइसोलेशन किया जाता है किससे, एनिमल टिश्यू से। कैसे, सर्जिकल इंटरवेंशन से, सर्जिकल इंटरवेंशन से। और सर्जिकल इंटरवेंशन क्यों किया जाता है, फॉर रिमूवल ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, एंड उसके बाद क्या किया जाता है, देयर प्लेसमेंट इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब मीडिया, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन। क्यों, जिससे उनका सर्वाइवल बना रहे और वो प्रोलिफरेट अच्छे से कर सकें। ओके, तो ये एनिमल सेल कल्चर के बारे में था, सेल कल्चर के बारे में था। आई होप यहाँ से यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से देखते हैं। सपोज दिस इज द एनिमल टिश्यू isolated from some organ or maybe animals। इसमें जो सेल्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, आपस में जुड़ी हुई हैं एक मैट्रिक्स के थ्रू, जैसे एनिमल सीमेंट बोलते हैं। और वो एनिमल सीमेंट है बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओके, अब प्रोटीन कौन सी होती हैं, कोलाजन प्रोटीन होगी, ओके, इलास्टिन प्रोटीन होगी, इस टाइप की प्रोटीन ये आपस में सेल्स को जोड़ के रखती हैं। तो ये क्या है, एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू जो कि एनिमल से लिया गया है। इसके बाद क्या किया जाता है, एनिमल टिश्यू को लेकर के डाइजेशन किया जाता है या मैकेनिकल डिसरप्शन ऑफ दी सेल्स। ओके, तो मैकेनिकल डिसरप्शन क्यों किया जाता है कि इससे इनका मैट्रिक्स टूट जाए और सेल्स अलग हो जाए, सिंगल सेल अलग, मतलब सिंगल सेल फॉर्म में पहुंच जाए, सिंगल सेल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए या तो मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं या फिर एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में इस टाइप के एंजाइम यूज किए जाते हैं जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। अब मैट्रिक्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको प्रोटीजेज बोलते हैं स्पेशली, मतलब एंजाइम को जो कोई भी मतलब जो कोई भी एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उन्हें प्रोटीजेज बोलते हैं। तो इसके लिए स्पेशली जो एंजाइम यूज होता है वो ट्रिप्सिन होता है। ओके, तो ट्रिप्सिन एक तो एंजाइम हो गया, और कोलाजिनेज हो गया। ओके, डिस्पेज भी होता है एक एंजाइम। ऐसे और भी कोई प्रोटीज एंजाइम हो सकते हैं। ओके, मैंने 2 से 3 एंजाइम्स के नाम बोले हैं। और कभी कभी इसको, यदि एंजाइम होते हैं तो कभी कभी पाइपेटिंग के थ्रू इसको डिसरप्ट किया जाता है, सेल्स को डिसरप्ट किया जाता है, सिंगल सेल सस्पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस सस्पेंशन फॉर्म में सपोजिटिव में आ गया, इसमें सिंगल सिंगल सेल्स है। ओके, और सिंगल सिंगल सेल्स को क्या कर दिया जाता है, एनिमल कल्चर डिश जो होती है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसमें मीडिया वगैरह होता है। ओके, इसमें वो सेल्स ग्रो करती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ये सेल से डिवीजन करती हैं, डिवीजन के बाद क्या करती हैं, ये जो कल्चर डिश है उसके सरफेस एरिया को कम्प्लीटली कवर कर देती हैं। ओके, कम्प्लीटली कवर कर लेती हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है कॉन्फ्लुएंसी। तो सेल्स द्वारा किसी भी एनिमल कल्चर जो डिश है, एनिमल कल्चर जो फ्लास्क है उसको कवर कर लेना, जितना भी कवर करता है, सपोज ये 100% कवर हो गया, सपोज 100% कवर हो गया तो इसे बोलेंगे 100% कॉन्फ्लुएंसी ऑफ दी सेल्स। ओके, यहाँ सेल्स की 100% कॉन्फ्लुएंसी, सपोज ये 70% कॉन्फ्लुएंट है, यहाँ सपोज देखो ये 50 मान के चलो 20% सेल्स है, मतलब 20% जो सेल्स है 20% एरिया को कवर कर रहे हैं, तो इसको मैं टर्म दूंगा 20% कॉन्फ्लुएंसी ऑफ सेल्स। ओके, मतलब सेल्स ने 20% एरिया कवर किया है। एक और टर्म होती है क्लोनिंग या क्लोन। तो क्लोनिंग टर्म किस तरीके से यूज होती है, सपोज मैंने एक सेल को यहाँ से क्या किया, आइसोलेट किया, ये सेल है, मैंने यहाँ से आइसोलेट किया और फर्दर उसको कल्चर डिश में ग्रो कराया। ये प्रोसीजर क्या है, क्लोनिंग। क्या है, क्लोनिंग। सिंगल टाइप ऑफ सेल्स को ग्रो कराना ही क्या है, या सिंगल टाइप ऑफ सेल की कॉपी बनाना क्या है, क्लोनिंग है। ओके, तो इस टाइप की टर्म यहाँ पे आएंगी, कॉन्फ्लुएंसी, क्लोनिंग। ओके, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब किसी एनिमल सेल्स, एनिमल टिश्यू से सेल्स को कल्चर किया जाता है, फर्स्ट टाइम कल्चर किया जाता है, उसको प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कल्चर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो प्राइमरी कल्चर में आता है, किस में आता है, प्राइमरी कल्चर। ये टर्म आगे आएंगी, तो पहले से ही मैं बता देता हूँ।
ये क्या है, प्राइमरी कल्चर। इसके बाद प्राइमरी कल्चर के बाद जब उस सेल्स को कल्चर और कल्चर किया जाता है, वो आ जाता है सेकेंडरी कल्चर में। किसमें, सेकेंडरी कल्चर, ये सेकेंडरी कल्चर में आ जाएगा। ओके, और प्राइमरी कल्चर मतलब एक बार कल्चर होने के बाद जो सेल्स कल्चर की जाती हैं, ओके, उन्हें क्या बोलते हैं, सेल लाइन। उस क्या बोलते हैं, सेल लाइन। ये सेल लाइन है। ओके, तो ये सेल लाइन टर्म दी जाती है इनको, मतलब प्राइमरी कल्चर होने के बाद जो भी सेल्स होती हैं उनको सेल लाइन टर्म देते हैं। एक और टर्म होता है सेल स्ट्रेन। सेल स्ट्रेन क्या होता है, सेल स्ट्रेन वर्ड को या टर्म को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक सेल लाइन पे काम करता हूँ जिसका नाम है SHSY5 सेल लाइन। ओके, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 ईयर ओल्ड एक फीमेल चाइल्ड थी जिसकी बोन जिसको एक कैंसर हो रखा था। ओके, तो उसकी बोन मैरो से उन्होंने क्या किया, सेल्स को आइसोलेट किया। ओके, वो सेल्स थी न्यूरोब्लास्टोमा। क्या थी, न्यूरोब्लास्टोमा सेल। जब आइसोलेट किया और उनको ग्रो कराया था, उस सेल को नाम दिया था उस टाइम पे SKNSH। ओके, अब इसमें देखा कि जो न्यूरोनल लाइक कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली सेल है उनको इसमें से आइसोलेट किया और फर्दर कल्चर कराया, उसको फर्दर क्लोन किया। क्या किया, फर्दर क्लोन किया। ओके, क्लोन करने के बाद जो सेल्स मिली उनको उसने टर्म दिया SHSY। ओके, इसके बाद भी इन्होंने एक और बार क्लोन किया सेल्स को, इसमें जो और ज़्यादा न्यूरोनल लाइक कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली सेल है उनको आइसोलेट करके क्लोन किया। सपोज ये सेल ली जो कि न्यूरोनल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है रखने वाली सेल्स हैं, और उनको फर्दर ग्रो किया। ओके, और इस सेल को टर्म दे दिया गया था उस टाइम पे SHSY5। उस साइंटिस्ट ने सेल को टर्म दे दिया SH। ये सभी में न्यूरोनल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ लाइक बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वो अलग अलग है। ओके, इसके बाद और आइसोलेट किया सपोज, और उसको क्लोन किया सपोज, ये आइसोलेट करके और उसको क्लोन किया। तो लास्ट में मतलब थर्ड क्लोनिंग के बाद जो सेल्स मिली थी वो क्या थी, SHSY5Y। ओके, तो जो SHSY5Y है वो SKNSH सेल के थर्ड क्लोनिंग के बाद वाली सेल स्ट्रेन है। ये सेल स्ट्रेन है, ये सभी सेल स्ट्रेन है। ओके, ये भी सेल स्ट्रेन है। तो मतलब एक ही टाइप की सेल्स हैं, उनमें से अलग अलग स्ट्रेन डेवलप की है, जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया। तो आई होप ये सेल स्ट्रेन टर्म आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे चलते हैं और आपको इस टाइप की टर्म मिलेंगी, मुझे लगता है आसान रहेगा आपको समझने में। तो देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या है। आगे के पैराग्राफ में बोला है अ होमोजेनियस पॉपुलेशन ऑफ सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंटल सेल टर्म एज अ क्लोन। इसका मतलब क्या है कि जो होमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है जो कि एक ही सेल से या एक ही पेरेंटल सेल से ग्रो की गई है, उन्हें बोलते हैं सेल क्लोन। क्या बोलते हैं, सेल क्लोन या क्लोन टर्म देते हैं। अब एक ही सेल से डेवलप हुई हैं तो उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होंगे, एक ही होंगे, सेम ही होंगे। तो आगे यही बोला है देयरफॉर ऑल सेल्स विद इन अ क्लोनल पॉपुलेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब जो क्लोनल पॉपुलेशन है जिसमें क्लोनिंग किया गया है उसके जेनेटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक और चीज है, जो एनिमल सेल्स है वो बैक्टीरिया सेल के कंपैरिजन में स्लो ग्रो करती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज कंटामिनेशन आ गया बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया क्या है बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो वो ओवर पावर कर लेगा किसको, सेल एनिमल सेल कल्चर को। ओके, वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ओवर हो जाएगी, और इस वजह से बैक्टीरिया का कंटामिनेशन ज़्यादा होने की वजह से वो एनिमल सेल कल्चर को अच्छे से ग्रो नहीं करने देता है। तो एक डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल जो है वो बहुत स्लो ग्रो करती है और बैक्टीरियल सेल जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है।
इस वजह से यदि कंटामिनेशन आ जाता है एनिमल सेल कल्चर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ आगे यही लिखा है, द ग्रोथ रेट ऑफ द एनिमल सेल्स इज रिलेटिवली स्लो एंड यूजुअली रिक्वायर 18 to 24 आवर टू डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल सेल्स है उनको 18 से 24 घंटे डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स एनिमल सेल्स कल्चर वल्नरेबल टू कंटामिनेशन। इसकी वजह से जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल कल्चर होता है, वो वल्नरेबल होता है कंटामिनेशन के लिए, एज स्मॉल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया वुड सून आउटग्रो अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल सेल्स। मतलब एक छोटा सा अमाउंट ऑफ जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारी नंबर ऑफ एनिमल सेल को भी कम टाइम में ओवर पावर कर सकता है। ओके, उनको पीछे छोड़ सकता है, उनके कंपेरिजन में ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं जो सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर है, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पहले ही बता दी है और मोर डिटेल आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या बताई गई है। तो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पे चलूंगा मैं। तो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, टाइप ऑफ एनिमल सेल कल्चर। टाइप ऑफ एनिमल सेल कल्चर में साथ साथ टर्म्स भी हैं और उसके टाइप के बारे में भी बताया गया है। तो टाइप लाइक जैसे कि प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर टाइप। तो प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर एक टर्म भी है। ओके, और ये साथ साथ एक बोल सकते हैं कि सेल कल्चर का टाइप भी है। ओके, तो कुछ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी और डिटेल में बताने वाला हूँ मैं इस चैप्टर के थ्रू। तो देखते हैं कि जो एनिमल सेल कल्चर है वो दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी सेल कल्चर होता है और एक सेकेंडरी सेल कल्चर होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर में ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ देखते हैं। तो द प्राइमरी सेल कल्चर इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट टिश्यू, ये मैंने बता दिया था। The cell dissociated from the parental or host tissue are grown in suitable culture media in a container and the so obtained culture is called primary culture। ये definition है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या है, द सेल डिसोसिएटेड फ्रॉम द पेरेंटल और होस्ट टिश्यू, मतलब ऐसी सेल्स जो कि पेरेंटल या होस्ट टिश्यू से डिसोसिएट की गई है, एंड ग्रोन इन सूटेबल कल्चर मीडिया, जो कि सूटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो की गई है, इन कंटेनर, एक कंटेनर में, उसे क्या बोलते हैं, उस टाइप के कल्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, दिस टाइप ऑफ कल्चर कंटेन मोस्टली हेट्रोजीनियस सेल्स and these cells are similar to their parents and is called primary cell line। मैं बताया था कि जब टिश्यू से सेल्स को आइसोलेट करते हैं, टिश्यू से जब सेल्स को ग्रो कराते हैं, तो जो कल्चर है वो मिक्स काइंड ऑफ कल्चर होता है, उसमें बहुत सारी टाइप की सेल्स हो सकती हैं। ओके, तो वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर किस टाइप का होता है, हेट्रोजीनस, जिसमें हेट्रोजीनस सेल्स मिलती हैं। ओके, तो इन लाइंस में यही बताया गया है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी कल्चर and cell line, a tissue is dissected in sterile conditions followed by the mechanically or enzymatic disaggregation। तो ये भी मैं बता चुका हूँ। इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी सेल कल्चर है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये किसी भी एनिमल से टिश्यू को डाइसेक्ट करके, अब वो डाइसेक्शन वो स्टेराइल कंडीशन में होता है, तो स्टेराइल कंडीशन में डाइसेक्ट करके उसके बाद उस टिश्यू को मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली डिसएग्रीगेट किया जाता है। ओके, एंड मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन क्या किया है, सिंपली टिश्यू को चॉप किया जाता है और वो जो पीसेज है उनको कल्चर मीडिया में रख दिया जाता है और वहाँ पे सेल्स ग्रो करती हैं, और जो सेल ग्रो करी हैं उनमें से सेल्स को डायरेक्टली फर्दर सब कल्चर किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, द टिश्यू कैन बी सिंपली बी चॉप्ड एंड द पीसेज अटैच टू द डिश। टिश्यू जो है वो सिंपली चॉप किया जाता है और उसके पीसेज है वो डिश पे अटैच कर दिए जाते हैं। नाउ सेल्स विल ग्रो आउट फ्रॉम द फ्रेगमेंट, जो सेल्स है वो फ्रेगमेंट से ग्रो करती हैं एंड मे बी यूज डायरेक्टली फॉर द कल्चर, और ये जो सेल्स है वो कल्चर के लिए यूज की जा सकती हैं। द फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एक्सप्लांट, जो फ्रेगमेंट है, जो चॉपिंग के बाद फ्रेगमेंट बनाए उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। दैट मे बी ट्रांसफर टू द फ्रेश डिश, जो कि फ्रेश डिश में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्राइमरी कल्चर कैन आल्सो बी मेड बाय डिसएग्रीगेटिंग टिश्यू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब एंजाइमरी कल्चर जो है वो एंजाइम डिसएग्रीगेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। उसमें एंजाइम कौन कौन सी यूज होती हैं, ट्रिप्सिन और कोलाजिनेज, ये भी मैंने बताया था। एंड द सेल सस्पेंशन आर अलाउड टू एडियर,
जो एंजाइम डाइजेशन के बाद जो सेल सस्पेंशन मिलता है उसको किस में डाल देते हैं, मीडिया में, एंड उसको छोड़ देते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सेल्स, ओके, टू द सबस्ट्रेट। तो उनको छोड़ देते हैं सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए, लिखा हुआ है इसमें। एंड सेल सस्पेंशन आर अलाउड टू एडियर एंड स्प्रेड आउट ऑन द सबस्ट्रेट, ओके। सस्पेंशन को डिश में या सेल वेसल्स में, सेल कल्चर वेसल्स में छोड़ देते हैं मीडिया के अंदर, और उनको एडियर होने देते हैं। सेल्स में ग्रो एंड एडिहेरेंट कल्चर और मे रिमेन इन सस्पेंशन। जो सेल्स हैं वो दो तरीके से ग्रो करती हैं, या तो एडिहेरेंट कल्चर की फॉर्म में करेंगी या फिर सस्पेंशन कल्चर की फॉर्म में। अब एडिहेरेंट सेल्स के किस तरीके से ग्रो करती हैं, तो दी सेल्स आर एनकरेज इंडिपेंडेंट, ये सेल्स होती हैं वो एनकरेज इंडिपेंडेंट होती हैं, एंड प्रोलिफरेट एज द मोनोलेयर, जो कि मोनोलेयर की फॉर्म में प्रोलिफरेट करते हैं। मोनोलेयर क्या होता है वो देखते हैं। मोनोलेयर सिंपली क्या होता है, जो कल्चर डिश है उसमें सिंगल लेयर की फॉर्म में ग्रो करती है, सिंगल लेयर बनाती हैं। ऐसा नहीं है एक सेल के ऊपर दूसरी सेल ग्रो करे, ये सिंगल लेयर बनाती हैं। ओनली सिंगल जो इसकी हाइट होती है कल्चर की, वो सिंगल सेल हाइट होती है, ओके। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर और सेल ग्रो कराए, मतलब ये टू लेयर्स सेल कल्चर नहीं होता है। तो जनरली जो होता है सेल कल्चर वो मोनोलेयर टाइप का होता है, एंड दे रिक्वायर द अटैचमेंट टू द सॉलिड और सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट फॉर प्रोलिफरेशन। और इस टाइप की सेल्स हैं उनको अटैचमेंट के लिए एक सेमी सॉलिड या सॉलिड सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। दिस सेल एडियर टू द कल्चर वेसल्स विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो ये सेल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स द्वारा कल्चर वेसल्स में एडियर करती हैं। Usually derived from the tissue that are immobile and present in the network connective tissue. Example are fibroblast and epithelial cell type. तो जो एडिहेरेंट सेल होती हैं वो यूजुअली डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द टिश्यू दैट इमोबाइल, जो कि ऐसे टिश्यू जो कि इमोबाइल होती हैं और प्रेजेंट इन द नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और किस में प्रेजेंट होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क है उसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि क्या है, फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल टाइप एडिहेरेंट कल्चर, ओके। तो फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, उनको लेकर के जो सेल कल्चर किया जाता है वो मोस्टली एडिहेरेंट टाइप का सेल कल्चर होता है। आगे क्या है, एज द बॉटम ऑफ द कल्चर वेसल इज कवर्ड विद द कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स विद वन सेल थिकनेस, दीज आर नोन एज मोनोलेयर। इसमें बताया गया है, जो मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो सेल कल्चर वेसल है उसका बॉटम कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल द्वारा, या बोल सकते हैं बहुत सारी सेल्स द्वारा कवर कर लिया जाता है, जिसकी थिकनेस सिंगल सेल होती है। और इस टाइप की कल्चर को बोलते हैं मोनोलेयर कल्चर। क्या बोलते हैं, मोनोलेयर कल्चर। अ मेजॉरिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल लाइन ग्रो एज मोनोलेयर। जो मोस्टली कंटिन्यूअस सेल लाइन होती है वो मोनोलेयर फॉर्म में ग्रो करती हैं, ओके। एज दे आर सिंगल लेयर, सच सेल कैन बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द कवर स्लिप टू बी एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोपी। और इस सिंगल लेयर होने की वजह से इनको हम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं आसानी से। यदि डबल लेयर होती या ट्रिपल लेयर होती या मोर देन वन लेयर होती तो इस सेल कल्चर में माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल नहीं होती। जैसे कि मान के चलो किसी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल हैं उनको हम आसानी से नहीं देख सकते, उसकी जस्ट सरफेस वाली सेल्स देख पाते हैं। तो मोनोकल्चर लेयर का यही फायदा होता है कि उनमें उन कल्चर्स को हम कैमरा में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल लेयर की टाइप की सेल्स होती हैं। यदि मल्टी लेयर होता तो उसमें ओनली अपर सरफेस वाली सेल्स को ही आसानी से देख सकते थे। जो अपर सरफेस के नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनको हम आसानी से नहीं देख पाते, ओके। आगे दिया है सस्पेंशन सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सस्पेंशन सेल्स और सस्पेंशन सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एनकरेज इंडिपेंडेंट। इनको क्या बोलते हैं, एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स बोलते हैं। और जो कि नॉन एडिहेरेंट सेल्स होती हैं, आर नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ द कल्चर वेसल एंड फ्लोट इन द कल्चर मीडियम। जो कि सेल कल्चर वेसल से अटैच नहीं होती हैं और कल्चर मीडियम में फ्लोट होते रहते हैं। Especially hematopoietic cells. So hematopoietic stem cell derived from the blood, spleen and bone marrow, and most of the tumor cells are the example of the suspension cells. तो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन सेल के। और एडिहेरेंट में मैंने बताया था कौन कौन से एग्जाम्पल थे, जैसे एपिथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलती हैं वो ज़्यादातर एडिहेरेंट सेल्स होती हैं। और ब्लड से रिलेटेड जो सेल लाइन्स होती हैं या ट्यूमर से रिलेटेड जो ट्यूमर से जो मोस्टली ड्राइव सेल लाइन होती हैं वो कैसी होती है, सस्पेंशन सेल होती हैं। These cell grow faster as they do not require frequent replacement of the culture medium and these homogeneous in nature.
और इस टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एडियरेंट सेल के कंपेरिजन में फास्टर ग्रो करती हैं और ये होमोजीनियस इन नेचर होती हैं। ओके अब देखते हैं सेकेंडरी कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर के अलावा जो भी कल्चर होता है वो सेकेंडरी कल्चर होता है। ओके प्राइमरी कल्चर क्या होता है? प्राइमरी कल्चर होता है जब सेल्स को फर्स्ट टाइम हम किसी एनिमल से टिश्यू जो निकालते हैं उसे ग्रो किया जाता है, उस टाइप के कल्चर को हम प्राइमरी कल्चर कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस बता चुका हूँ। अब प्राइमरी कल्चर के बाद जो फर्दर सेल को आगे कल्चर किया जाता है उन्हें सेकेंडरी कल्चर बोलते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। व्हेन प्राइमरी कल्चर इज सब कल्चर्ड और पसाज द रिजल्टिंग कल्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी कल्चर। ओके मतलब जब प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर किया जाता है या पास ऑन किया जाता है वन डिश से दूसरी डिश में, तो उसे सेकेंडरी कल्चर बोलते हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द सब कल्चरिंग, तो सब कल्चर के दौरान अ पोर्शन ऑफ द सेल आर ट्रांसफर टू न्यू वेसल। सेल्स का कुछ पोर्शन किस में डाल दिया जाता है? न्यू वेसल्स में, न्यू सेल कल्चर वेसल में, हैविंग फ्रेश ग्रोथ मीडियम, जो जिसमें क्या है? फ्रेश ग्रोथ मीडियम है। किस लिए? फॉर द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल्स, सेल्स की कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए। सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल लीड टू द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी सेल लाइंस। ओके तो प्राइमरी कल्चर का सब कल्चरिंग से क्या बनता है? सेकेंडरी सेल लाइन बनती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द पसाज, तो पसाजिंग के दौरान या जब सेल को एक कल्चर डिश से दूसरे कल्चर डिश में पास ऑन करते हैं तो क्या होता है? द सेल्स विद द हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी। अब जो मैं बताया था कि जब प्राइमरी कल्चर है वो हेट्रोजीनियस टाइप का होता है, उसमें बहुत सारी टाइप की सेल्स हो सकती हैं। तो उनमें से ऐसी सेल्स जो कि हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी की होती हैं वो क्या कर जाती हैं? डोमिनेंट हो जाती, प्रीडोमिनेंट हो जाती हैं एंड लीडिंग टू द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक यूनिफॉर्मिटी। और भाई एक ही टाइप की सेल ग्रो करेगी तो क्या होगा? जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली वो कल्चर कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ओके होमोजीनियस टाइप का हो जाएगा। एज अ सेल्स आर सब कल्चर्ड एट रेगुलर इंटरवल दे मे बिकम डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सेल्स। ओके अब जो प्राइमरी कल्चर्स में जो सेल्स थी, जब उसको बार बार पास ऑन किया जाएगा तो एंड में जो सेल्स कल्चर मिलेगा या सेल लाइन मिलेगी वो प्राइमरी कल्चर के कंपैरिजन में डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें धीरे धीरे जेनेटिक या फिनोटिपिक चेंज आते जाते हैं। बिकॉज जब प्राइमरी जो कल्चर है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है और जो सेकेंडरी जो कल्चर है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। उसमें जो सेल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, जबकि प्राइमरी कल्चर जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती हैं। ओके आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द सेल कल्चर लाइफ स्पेन द सेल लाइन आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। लाइफ स्पेन के आधार पर मतलब सेल्स का जो सेल लाइन का जो लाइफ स्पेन है वो किस तरीके का है, उस बेसिस पर सेल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो फाइनाइट सेल लाइन और एक कंटिन्यूअस सेल लाइन। अब नाम से पता चल रहा है। एक और चीज, जो सेल लाइन टर्म है वो हमेशा सेकेंडरी सेल कल्चर के केस में यूज किया जाता है, प्राइमरी सेल कल्चर के केस में यूज नहीं किया जाता। ओके जो फाइनाइट सेल लाइन है, नाम से पता चल रहा है कि इस टाइप की सेल लाइन में लिमिटेड डिवीजन होता है, वो कुछ ही डिवीजन कर सकती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। द सेल लाइन विद लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन एंड हैविंग लिमिटेड लाइफ स्पेन आर कॉल्ड फाइनाइट सेल लाइन। नाम से पता चल रहा है और इस लाइन में भी पता चल रहा है कैसी सेल लाइन जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता है और जिसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेल लाइन बोलते हैं। आगे है एज द सेल्स पास सेवरल टाइम दे लूज देयर एबिलिटी टू प्रोलिफरेट। अब ऐसा क्योंकि होता है कि जैसे जैसे धीरे सेल्स को पास ऑन किया जाता है या उसकी पासाजिंग की जाती है तो उनकी जो प्रोलिफरेशन की या डिवीजन की जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं सेनिसेंस। ओके आगे क्या है? सेल लाइन डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी कल्चर ऑफ नॉर्मल सेल आर फाइनाइट सेल लाइन। ऐसी सेल लाइन जो कि नॉर्मल प्राइमरी कल्चर से ड्राइव की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेल लाइन। कैसी होती है? फाइनाइट सेल लाइन होती हैं। ओके अब यहाँ डिफरेंस समझना पड़ेगा। है वो सेकेंडरी सेल लाइन, ओके सेकेंडरी कल्चर है, लेकिन वो नॉर्मल प्राइमरी कल्चर से ड्राइव किया गया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। वो सेल लाइन किस टाइप की होती है? फाइनाइट सेल लाइन होती हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। Some cell of the finite cell line undergo transformation and resume the ability to divide indefinitely and become the continuous cell line. अब कुछ फाइनाइट सेल लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं? उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म से गुजरती हैं एंड
उनमें क्या किया जाता है, रिज्यूम द एबिलिटी टू डिवाइड इंडेफिनिटली, उनकी ऐसी डिवीजन की जो एबिलिटी है उसको क्या कर दिया जाता है, रिज्यूम किया जाता है। या तो वो नेचुरली भी हो सकता है या फिर वो ह्यूमन मेड भी हो सकता है। ओके, सेल डिवाइड कर करके उनके अंदर म्यूटेशन होता है और इसकी वजह से उनकी डिवीजन की जो एबिलिटी है वो वापस आ जाती है, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में वायरस के द्वारा। ओके, किसी भी तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिससे उनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी आ सके। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूटेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और कैन बी केमिकली और वायरली इंड्यूस। जैसे अभी मैंने बताया था, इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन वो नेचुरली भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली नेचुरली भी हो सकता है, या बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, एंड उसको केमिकली इंड्यूस भी कराया जा सकता है और वायरस द्वारा भी इंड्यूस कराया जा सकता है। Cell culture prepared in this way can be subcultured and grow indefinitely as permanent cell line and are immortal and tumorogenic. ओके, इस टाइप की जो सेल कल्चर होती हैं उनको लंबे टाइम तक सब कल्चर किया जा सकता है, उनको कंटिन्यूस सब कल्चर किया जा सकता है, लिमिटेड टाइम उनको क्या किया जा सकता है, सब कल्चर किया जाता है। ओके, और उन टाइप को क्या बोल सकते हैं, परमानेंट सेल लाइन बोल सकते हैं या कंटिन्यूस सेल लाइन भी बोल सकते हैं। एंड इस टाइप की जो सेल लाइन होती है वो इमॉर्टल होती है एंड ट्यूमरोजेनिक होती है। ट्यूमरोजेनिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब इनमें ट्यूमर जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है। ट्यूमर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंटिन्यूस डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर भी। ओके, द कॉन्टिन्यूस सेल लाइन आर लेस एडियरेंट, कंटिन्यूस सेल लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, लेस एडियरेंट होती हैं, एंड कैन ऑल्सो ग्रो इन सस्पेंशन, वो सस्पेंशन सेल में भी ग्रो, सस्पेंशन फॉर्म में भी ग्रो हो सकती हैं। ओके, and they become fast growing, less demanding for nutrients and are able to grow up to higher cell density। तो ये सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फास्ट ग्रोइंग होती हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम जरूरत होती है, एंड एबल टू ग्रो अप टू हायर सेल डेंसिटी, और हाई सेल डेंसिटी तक ये ग्रो कर सकती हैं। आगे क्या दिया गया है, एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक क्या के बारे में क्या बताया गया है, इसमें यही बताया होगा कि लाइक सेल को किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन में किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, तो उस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो इन द सेल कल्चर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक माइकोप्लाज्मा एंड फंगल इन्फेक्शन कॉमनली अकर दैट क्रिएट प्रॉब्लम। सेल कल्चर में जनरली इस टाइप के कंटामिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, फंगल फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस टाइप की चीजें हो सकती हैं। दस ऑल द सेल कल्चर वर्क इज डन इन स्ट्रिक्टली स्टेराइल एनवायरनमेंट विद द प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक। सो जो भी सेल कल्चर हैं, सेल कल्चर से रिलेटेड जो काम है वो एसेप्टिक कंडीशन में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में किया जाना चाहिए। और वर्क रिलेटेड टू द कल्चर शुड बी डन इन लेमिनार फ्लो विद कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हेफा फिल्टर एयर ओवर द वर्क एरिया। ओके, तो जो सेल कल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो लेमिनार एयर फ्लो हुड होता है उसमें करना चाहिए। अब इसका क्या प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उनके प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। और द मटेरियल्स सॉल्यूशन एंड द होल एटमॉस्फेयर शुड बी स्टेराइल एंड कंटामिनेशन फ्री। जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं सेल कल्चर में वो कैसे होने चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या कर देंगे, सेल को कंटामिनेट कर देंगे। अब देखते हैं सब कल्चर। सब कल्चर कैसे होता है, एक्चुअली इसमें बताया गया है। आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ द सेल एंड सब्सिक्वेंट कल्चर, सेल के आइसोलेशन के बाद और उनके सब्सिक्वेंट कल्चर के बाद क्या किया जाता है, द सेल्स कैन बी प्रोलिफरेट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दे एडियर टू द अवेलेबल सबस्ट्रेट टू रीच कॉन्फ्लुएंसी। सेल्स को क्या होती हैं, प्रोलिफरेट हो सकती हैं एंड प्रोलिफरेट होती हैं किसमें, अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन में, एंड दे एडियर टू द अवेलेबल सबस्ट्रेट, और क्या करती हैं, धीरे धीरे जो अवेलेबल सबस्ट्रेट है उसको क्या कर लेती हैं, कवर कर देती हैं, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंसी। ओके, मैंने बताया था आपको कि 20% कॉन्फ्लुएंसी और 100% कॉन्फ्लुएंसी में क्या डिफरेंस है। यदि सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करके सेल वेसल या सेल कंटेनर की पूरे सबस्ट्रेट या पूरी सब सरफेस को कवर कर लेती हैं, ओके, पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं, तो वो 100% कॉन्फ्लुएंट माना जाएगा। ओके, after few days the cell form monolayer and overgo become crowded and this can be unfavorable to their growth leading to the cell death। कुछ ही दिनों में जो सेल्स हैं वो मोनोलेयर बना लेती हैं और ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, और ये सेल कल्चर के लिए क्या हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। ओके, और सेल की वजह से सेल डेथ भी हो सकती है। तो आगे क्या करना चाहिए, एट दिस पॉइंट
इस पॉइंट पर हमें क्या करना चाहिए, द सेल नीड टू बी सब कल्चर, सेल को हमें क्या करना चाहिए, सब कल्चर करना चाहिए। ओके, विच इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कि जो सेल कल्चर है उसको ट्रिप्सिनाइज किया जाना चाहिए, मतलब ट्रिप्सिनाइज करके उसको सबस्ट्रेट से रिमूव किया जाता है। ओके, तो इस दौरान क्या किया था, विच इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन टू इनेबल द सेल टू डिटैच फ्रॉम द ओल्ड मीडियम। ओके, ट्रिप्सिन क्या करता है, सेल्स को डिटैच करता है सरफेस से। ओके, और ये सस्पेंशन फॉर्म में लाता है। एंड आगे है, इट इज द एंड रिमूव्ड एंड सेल आर ट्रांसफर्ड टू द फ्रेश फ्लास्क आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एडिशन ऑफ फ्रेश मीडिया। ओके, रिमूव होने के बाद जो सेल्स है उनको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेल्स जो है वो पैलेट फॉर्म में आ जाती हैं, और जो ओल्ड मीडिया है वो सुपरनेटेड फॉर्म में रहता है। उस मीडिया को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। एंड जो पैलेट है उसको किस फ्रेश मीडियम में सस्पेंड करते हैं, और सस्पेंड करने के बाद उसको फ्रेश कल्चर फ्लास्क में डाल देते हैं। और इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। और एक और टर्म यूज होती है स्प्लिटिंग। दिस इज कॉमनली टर्म एज स्प्लिटिंग, एज द सेल्स ऑफ वन फ्लास्क आर इक्वली स्प्लिट इनटू टू फ्लास्क फॉर कल्चरिंग। स्प्लिटिंग टर्म क्यों आई, क्योंकि इसमें एक फ्लास्क की जो सेल्स हैं वो दो फ्लास्क में बराबर डिवाइड कर दी गई, किस लिए, कल्चर करने के, कल्चरिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन बताए पसाज के बारे में। अब पसाज नंबर refers specifically to the number of times a cell line has been subculture। अब पसाज नंबर क्या होता है कि जितनी बार सब कल्चर किया गया है उतना ही उसका पसाज नंबर होगा। ओके, फॉर द पसाजिंग ऑफ एडियरेंट सेल फर्स्ट all the cells are detached or dissociate from the surface of the culture vessel by enzymatic, जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्लस कोलाजिनेज। ओके, तो पसाजिंग के लिए क्या किया जाता है, पहले सेल्स को क्या किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है, डिटेच किया जाता है सरफेस से। ओके, किसके द्वारा, एंजाइम्स द्वारा। एंजाइम कौन सा हो सकता है, ट्रिप्सिन एंड कोलाजिनेज। ओके, और उसको मैकेनिकली द्वारा से रिपीट हो रहा है, पहले भी 2-3 बार बता चुके हैं हम। mechanically means using cell scraper, shaking, vigorous pipetting। ओके, मैकेनिकल में क्या यूज करते हैं, स्क्रैपर, शेकिंग और विग्रस पाइपेटिंग यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आर ट्रांसफर इनटू फ्रेश मीडिया। उसके बाद उनको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फ्रेश मीडिया में। आगे बताया गया है कि जो सेल्स है उनके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, वो बताया गया है। तो उस ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर या रेगुलेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। प्रॉपर सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबस्ट्रेट मतलब सरफेस होना चाहिए। फॉर दी अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ एनिमल सेल्स जो होती हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल सेल उनको एक सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, एक अटैचमेंट की जरूरत होती है। या बोल सकते हैं जैसे कि एनिमल बॉडी में जो सेल्स होती है एक सबस्ट्रेट पे ग्रो करती है, एक मैट्रिक्स पे ग्रो करती हैं, तो उनको एक मैट्रिक्स की जरूरत होती है या सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। और साथ साथ में एक अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडियम होना चाहिए, और इनक्यूबेटर फॉर प्रोवाइडिंग लाइक ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये इनक्यूबेटर होना चाहिए। तो इसमें लिखा है इनक्यूबेटर दैट मेंटेन द करेक्ट पीएच एंड डिफाइन ऑस्मोलैलिटी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं वो ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एनिमल सेल कल्चर जो है उसमें ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब सेल कल्चर का काम क्या क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसका क्या फ़ायदा है साइंटिफिक कम्युनिटी में, वो बताया गया है। तो सेल कल्चर हेल्प टू स्टडी द बेसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, मतलब सेल प्रोलिफरेशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उनके लिए लाइक सेल कल्चर है वो हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो रिसर्च है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिसर्च है, ओके, इस टाइप की चीज़ों में ये क्या है, सेल कल्चर यूज होता है। और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, एनालिसिस, सर्जरी, बायो इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। अभी देखते हैं कि जो सेल कल्चर है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, उसके बारे में सबसे पहली बात किसने की थी, कैसे पता चला कि सेल को ग्रो किया जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं अभी। तो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जिसका नाम हेनरिटा लेक थी, that was diagnosed with the terminal cervical cancer in 1951 and she was treated at John Hopkins University by डॉक्टर नेम जॉर्ज गे। ओके, ये डॉक्टर थे जो कि एक फीमेल थी जिसको सर्वाइकल कैंसर था, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे।
इन्होंने क्या किया, गलती से या धोखे से बोल सकते हैं, बिना अनुमति के उसके सर्विक्स से कुछ सेल्स को निकाल दिया और देखा, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, गे डिस्कवर्ड दैट लैक cells could not only be kept alive but could also be grown indefinitely। उन्होंने देखा कि जो हेनरीटा लेक जो थी, उनकी सेल्स को जिंदा ही नहीं रखा जा सकता बल्कि उनको लंबे टाइम तक या इंडेफिनिटली ग्रो किया जा सकता है। उन्होंने इस टाइप का लाइक टर्म या सेंटेंस दिया। उसके बाद से कल्चर के बारे में साइंटिस्ट लाइक बोल सकते हैं, उसके बाद से साइंटिफिक कम्युनिटी में सेल कल्चर के बारे में आया। ओके, और जो हेनरीटा से जो सेल्स को उन्होंने आइसोलेट किया था, उनको बाद में नाम दिया गया हेला सेल। क्या दिया था? हेला सेल। हेला सेल। ओके, तो हेला सेल जो टर्म आई है, हेनरीटा, एच हेनरीटा का एच ही, और एल ए फ्रॉम लैक। ओके, उसके सरनेम से आया तो उसका नाम दे दिया है हेला सेल। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो सेल जो डिस्कवर की थी, सेल लाइन या सेल कल्चर जो डिस्कवर हुआ था, वो था हेला सेल लाइन। ओके, अब देखते हैं कि सेल्स को ग्रो कराने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में क्या क्या होते हैं, कल्चर मीडिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो देखते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल स्टेज इन सेल कल्चर इज सिलेक्शन ऑफ सूटेबल ग्रोथ मीडियम फॉर देयर प्रॉपर इन विट्रो कल्चर। इन्होंने बोला है कि जो सेल कल्चर का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या है कि एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम सेलेक्ट करना है फॉर इन प्रॉपर इन विट्रो कल्चर। एक प्रॉपर इन विट्रो कल्चर के लिए एक सूटेबल ग्रोथ मीडिया को सिलेक्ट करना एक सेल कल्चर का क्रिटिकल स्टेप या स्टेज माना जाता है। ओके, तो अप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सेल्स। जो अप्रोप्रिएट मीडिया है किसी सेल के लिए, वो किस पे डिपेंड है? उसके प्रकार पे है, उसके काइंड ऑफ सेल्स है उस पर डिपेंड है, जो कि जिसको कल्चर किया जाना है। एंड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर कल्चर, और कल्चर की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि सेल्स को ओनली ग्रोथ कराना है तो उसके लिए अलग से कल्चर मीडिया होता है, या तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए अलग से कल्चर मीडिया होता है, या किसी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए अलग कल्चर होता है। लाइक जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो होता है उनका यदि प्रोडक्शन करना है उसके लिए अलग से मीडिया होता है। तो अटिपिकल कल्चर मीडियम कंटीन, अब टिपिकल कल्चर मीडियम में क्या क्या होता है? वाइटामिन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और सीरम होता है। सीरम क्यों होता है? एज ए सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर। सीरम क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स भी यूज होता है। एंड एडिशनली मीडियम हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी। ओके, इसके अलावा मीडिया कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। ओके, तो मीडिया जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल मीडिया में क्या होता है? नेचुरल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, एम्ब्रायो एक्सट्रैक्ट हो गया। और जबकि सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है? बेसल मीडियम होता है, जैसे जो कि सप्लीमेंटेड विद सीरम, ग्रोथ फैक्टर एंड हॉर्मोन्स। ओके, बेसल मीडिया होता है, बेसल मीडियम मीन्स एक डिफाइंड मीडिया होता है जिसमें जिसको सप्लीमेंटेड किया जाता है किसी के साथ सीरम, ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन। लेकिन नेचुरल मीडिया में क्या होता है? ओनली लाइक एम्ब्रायो एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब सेल्स को ओनली एम्ब्रायो एक्सट्रैक्ट में ग्रो किया जाता है या फिर ओनली प्लाज्मा में ग्रो किया जाता है। ओके, नेचुरल मीडिया को जब यूज करते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जब भी इस टाइप की सेल्स जिनको नेचुरल मीडिया में ग्रो किया जाता है, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी उनके अंदर बहुत कम होती है, वो एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो मीडिया यूज होता है वो नेचुरल मीडिया है, जो कि डिफाइंड मीडिया नहीं होता है। वो मीडिया वेरी करता है, उनके अंदर जो कंपोनेंट है वो वेरी करते हैं। अब वेरी क्यों करते हैं? जैसे कि यहाँ पे एम्ब्रायो एक्सट्रैक्ट है, अब एम्ब्रायो एक्सट्रैक्ट जिस भी एनिमल से लिया गया है उसकी यदि डाइट गड़बड़ है या उसको कोई डिजीज है, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है, उसके एम्ब्रायो के एक्सट्रैक्ट के अंदर कोई कंपोनेंट है वो भी वेरी करेगा। तो इस वेरी होने की वजह से उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी हैं वो भी वेरी करेंगे, इसकी वजह से उनके अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से हमेशा साइंटिफिक कम्युनिटी में डिफाइंड कंपोनेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहे, कंट्रोल कंडीशंस मिले, और कंट्रोल कंडीशन में हम अपने रिजल्ट को, डिजायर्ड रिजल्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ। ओके, तो डिफाइंड मीडिया का बस यही फायदा होता है कि हम फिक्स अमाउंट में, फिक्स या डिफाइंड अमाउंट में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है कि इतने कंपोनेंट हमने प्रोवाइड किए, इतनी मात्रा में प्रोवाइड किए और हर बार वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी वजह से सेल्स के बिहेवियर में नहीं आएगा, जो डिफरेंस नहीं आएगा।
जो डिफरेंस आएगा उसके अलावा कोई यदि अदर एडिशनल कंपोनेंट डाला है उसी की वजह से होगा। तो इस बेसिस से हम पता कर सकते हैं कि हमारे सेल्स के बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है वो किसके एक नए एडिशनल कंपोनेंट की वजह से है, जो प्रीवियसली डिफाइंड कंपोनेंट है उनकी वजह से नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो इस तरीके से किए जाते हैं, वो सिंथेटिक मीडिया या डिफाइंड मीडिया में किए जाते हैं। ओके, तो अदर सब चीज़ें वो काम की नहीं है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है या आप अलग से पढ़ भी सकते हो। आगे देखते हैं मीडिया सप्लीमेंट में क्या होता है। तो द कल्चर मीडिया कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ग्लूकोज, विटामिन सप्लीमेंटेड विद द अदर न्यूट्रिएंट्स। द रिक्वायरमेंट फॉर द component is based on the cell line and that to be culture, and thus there are extensive number of media formulation available. ओके, तो ये सब चीज़ें मैं पहले मतलब पहले पैराग्राफ में बोल चुके हैं हम। ओके, इसके अलावा इसमें बोला गया है कि सम एडिशनल जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर एंड सिग्नलिंग सब्सटेंस, जो कि मीडिया के अंदर, बेसल मीडिया है उसके अंदर और सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो एडिशनली रिक्वायर्ड होती है, उनको अलग से ऐड किया जाता है फॉर प्रोलिफरेशन एंड मेंटेनिंग नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। ओके, अब यहाँ पे सीरम के बारे में बताया है, सीरम क्यों रिक्वायर होता है। तो सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल कल्चर मीडिया। जो सीरम होता है वो कल्चर मीडिया का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। सीरम इज द कंसीडर्ड टू बी गुड सोर्स फॉर द अमाइनो एसिड। सीरम मीडिया में अलग से अमाइनो एसिड भी होती है, साथ साथ सीरम में भी अमाइनो एसिड होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वाइटामिन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ मात्राओं ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं। सीरम प्रोवाइड सेवरल बाइंडिंग प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन विच कैन बी कैरी अदर मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स। अब सीरम में इस टाइप की प्रोटीन होती है जो कि कैरियर की तरह काम करती हैं। जो एल्बुमिन और ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो सेल मीडिया से, सेल किस बाहर वाला जो इन्वायरमेंट से उससे कंपोनेंट को सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती हैं। जैसे ट्रांसफेरिन है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। इन एडिशन सीरम ऑल्सो सप्लीमेंट एडिशन फैक्टर। इसके अलावा जो सीरम होता है उसमें क्या होता है, वो उसका जो काम होता है वो एडिशन फैक्टर प्रोवाइड करता है दैट हेल्प सेल टू एडियर द सबस्ट्रेट, जो कि सेल्स को हेल्प करता है सबस्ट्रेट से जुड़ने में, सबस्ट्रेट से चिपकने में हेल्प करता है बिफोर दे बिगिन टू डिवाइड। अब सेल्स जब भी डिवीजन करेगी जब उसको सबस्ट्रेट मिलेगा, प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा एनिमल सेल्स को तो वो डिवीजन स्टार्ट नहीं करेगी, वो स्ट्रेस में आकर के मर जाएगी। ओके, एनिमल सेल्स में मीडिया के अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है कि उसको एक सबस्ट्रेट मिलना चाहिए, प्रॉपर सबस्ट्रेट मिलेगा तभी वो उसे एडहेयर करेगी और एडहेयर के बाद ही वो डिवीजन करेगी और डिवीजन के वजह से ही उसका प्रोलिफरेशन होगा एंड सेल्स को कल्चर किया जा सकेगा। यदि उसको सब प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं होगा तो सेल्स स्ट्रेस में आकर के मर जाएगी। तो मीडिया के अलावा सेल्स को सबस्ट्रेट की भी जरूरत होती है। तो सीरम में जो स्पेशली सीरम यूज होता है वो फीटल एंड काफ वोमाइन सीरम यूज होता है। फीटल एंड काफ वोमाइन सीरम कॉमनली यूज टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द सेल इन कल्चर। ओके, तो जब कल्चर में जो सीरम यूज होता है वो फीटल या काफ वोमाइन सीरम यूज होता है जो कि सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, सीरम के कुछ डिसएडवांटेज क्या हैं। तो सीरम कंटेन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर एंड दस कैन नॉट बी यूज टू स्टैंड अलोन फॉर कल्चर। मतलब सीरम जो है उसमें ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, तो अकेला सीरम जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है सेल कल्चर के लिए, उसमें एडिशनल ग्रोथ फैक्टर भी डालने पड़ते हैं। तो इट में ऑल्सो कंटेन साइटोटॉक्सिक कंपाउंड एंड सम ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर। अब सीरम है ब्लड से निकाला गया है तो उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, कुछ साइटोटॉक्सिक कंपाउंड भी होती है, टॉक्सिक कंपाउंड भी होती हैं जैसे यूरिया वगैरह। ओके, एंड दैट विल कॉज द इनहिबिशन ऑफ द कल्चर सेल, और जो कि क्या कर सकती है सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। तो जो भी सीरम आइसोलेट करते हैं उनको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जिनसे भी सीरम निकाला जा रहा है उनकी हेल्थ क्या है, सबसे पहले उनकी हेल्थ टेस्ट चेकअप होता है। ओके, ऐसा तो नहीं है लाइक उनको कोई डिजीज है, उनके ब्लड में कोई टॉक्सिक कंपाउंड तो नहीं है, इस टाइप की चीज़ें चेक की जाती हैं जब भी सीरम को आइसोलेट किया जाता है। फिर भी इस टाइप के डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं सीरम के साथ। सीरम में कंटेन हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। अब सीरम है वो एनिमल से निकाला गया है, एनिमल्स में बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है सेल कल्चर में कंटामिनेशन के भी चांस होते हैं, लाइक वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, इस टाइप के कंटामिनेशन के भी चांस होते हैं। ओके, तो जब भी लाइक मीडिया को यूज़ किया जाता है तो अच्छे से फिल्टर करके यूज़ करना चाहिए, जिसमें सीरम इंक्लूड है उसको अच्छे से फिल्टर यूज़ करना चाहिए, जिससे जैसे लाइक स्पेशली बैक्टीरिया टाइप जो कंटामिनेशन वो
एलिमिनेट हो। माइकोप्लाज्मा वायरस लाइक जो कंटामिनेशन है उनको फिल्टर के द्वारा एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस टाइप का रिस्क सीरम के साथ रहता है। एक और साइड इफेक्ट है कि जो सीरम है इन द कल्चर मीडिया में इंटरफियर विद द प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द सेल कल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड एंड दस सम एडिशनल अप्रोचेज आर अप्लाइड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल कल्चर प्रोडक्ट। अब सपोज कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी सेल्स के द्वारा और उसमें हम सीरम यूज कर रहे हैं। सीरम में अनलिमिटेड कंपोनेंट होते हैं, वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और उन सभी लाइक इतनी भीड़ में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइसोलेट करना बड़ा टफ हो जाता है। तो इस टाइप का जो सीरम है वो इंटरफियर कर सकता है। ओके, तो इस टाइप के डिसएडवांटेज रहते हैं सीरम के साथ। अभी मैं कल्चर मीडिया के बारे में बता रहा था। कल्चर मीडिया में मैंने बताया कि आपको लाइक बेसल मीडिया जिसमें अमाइनो एसिड, वाइटामिन, ओके, न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स टाइप की चीज़ें मिलती हैं, और साथ साथ उसमें क्या है सीरम भी यूज होता है। और उसके अलावा एक और कंपोनेंट यूज होता है कल्चर मीडिया में, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक इस वजह से जरूरत पड़ती है कि कभी कभी कंटामिनेशन हो सकता है, तो यदि कोई कंटामिनेशन यदि कल्चर मीडिया के अंदर आता है उसको इन्विट करने के लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जिससे वो कंटामिनेशन है जैसे कि बैक्टीरिया का कंटामिनेशन वो ग्रो ना कर पाए, इस वजह से कल्चर मीडिया में एंटीबायोटिक डाला जाता है। तो इवन दो नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ सेल्स, ये सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होता है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज कॉमन। कल्चर मीडिया में ये दो एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा यूज होती हैं। ओके, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेंट सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस। ये बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए इस टाइप की एंटीबायोटिक यूज होती हैं कल्चर मीडिया में। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो सेल्स को मीडिया के अलावा, मतलब ऑप्टिमल या डिफाइंड मीडिया के अलावा या एप्रोप्रिएट मीडिया के अलावा कुछ एप्रोप्रिएट फिजिकल इन्वायरमेंट की भी जरूरत होती है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। अब वो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ओके, टेम्परेचर हो गया, ऑस्मोलैरिटी हो गया, पीएच, गैस एंड सपोर्टिंग सरफेस। इस टाइप की जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। तो सेल कल्चर में जो टेम्परेचर होता है कैसे मेंटेन किया जाता है, तो सेल कल्चर में एक सीओटी इनक्यूबेटर यूज होता है। सीओटी इनक्यूबेटर का काम होता है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करना, ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना और ऑप्टिमल CO2 कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करना। अब CO2 क्यों जरूरत होती है, ह्यूमिडिटी क्यों जरूरत होती है और टेम्परेचर क्यों जरूरत है, वो आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर क्या रिक्वायर होता है। तो CO2 incubator are used to grow mammalian cell at 37 डिग्री सेल्सियस। At this temperature simulate the body temperature। अब 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर, उस बॉडी टेम्परेचर पे सेल्स अपने अच्छे से ग्रो करती हैं। तो उसी टाइप का टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हम CO2 इनक्यूबेटर यूज करते हैं, एक इनक्यूबेटर यूज करते हैं जो कि सेल्स को 37 डिग्री सेल्सियस या ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। Moreover, most of the cells have been derived from the warm blood animal that will grow optimally at this temperature। तो जो भी warm blooded animals जो होती हैं उनसे सेल्स को ड्राइव किया जाता है, वो 37 पे ग्रो करती हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कि इंसेक्ट सेल्स होती हैं, इंसेक्ट सेल्स हैं, उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। स्पेशली उसका टेम्परेचर 27 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है इंसेक्ट के लिए। ओके, और फिश वगैरह के लिए होता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। फिश की जो सेल लाइन होती हैं, फिश की जो सेल्स होती हैं, फिश के टिश्यूज होती हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है सी के अंदर वेरिएशंस होता है टेम्परेचर में, तो उनकी सेल्स भी एक लाइक एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मीडियम हैज सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन द सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। ओके, जो ऑस्मोलैरिटी है उसका एक सिग्निफिकेंस इफेक्ट होता है किस पे, ग्रोथ पर और फंक्शन पर। इट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। इफ द आउटसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम लोअर और हायर देन द प्रेशर दैट इज मेंटेन इनसाइड द सेल, इट विल स्वेल और श्रिंक अकॉर्डिंगली। यदि सेल के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि कम है तो सेल स्वेल हो जाती है, और यदि सेल के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो सेल श्रिंक हो जाती है। अब किस तरीके से होती है ऑस्मोलैरिटी, जो है किसी सॉल्यूशन की, या ऑस्मोलैरिटी बोल सकता हूँ, ऑस्मोलैरिटी वो किस पे डिपेंड करती है, आयंस हो गया, शुगर हो गया, ओके, या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर के साथ बाइंड करती हो। अब वाटर के साथ बाइंड करने की वजह से क्या होगा,
जब कोई भी मॉलिक्यूल वाटर से बाइंड करेगा तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम कर देगा सिंपली। ओके, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑस्मेटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, तो ऐसे यदि सेल के अंदर बाहर सेल के बाहर ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि ऑस्मेटिकली एक्टिव है, तो क्या होगा, ऑस्मेटिकली एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। यदि बाहर ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड ज़्यादा हैं तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम हो जाएंगे, या बोल सकते हैं बाहर ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड ज़्यादा हैं तो ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं तो सेल के अंदर क्या होगा, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर से बाहर आ जाएंगे। हमें हमेशा वाटर जो मॉलिक्यूल हैं वो मेम्ब्रेन से अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यदि बाहर ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा है, यदि बाहर ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड ज़्यादा है तो वाटर सेल के अंदर से बाहर आएगा, बिकॉज अब बाहर की साइड फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं, और फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है और लेकिन सेल के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो सेल्स के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, इस वजह से सेल श्रिंक कर जाएगी। फिर से सुनना, यदि बाहर ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑस्मेटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और ऑस्मेटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है कंपेरेटिवली इनसाइड दी सेल। ओके, इनसाइड सेल के जो अंदर है वहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और वाटर की टेंडेंसी होती है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से वो लोअर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है। तो सेल के अंदर यदि हायर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है तो सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है बाहर की तरफ मूव करेंगे और सेल श्रिंक हो जाएगा। ऐसे ही इसी के अपोजिट में होगा, यदि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, कम है, ऑस्मेटिक प्रेशर कम है मतलब उसमें ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड कम है, मतलब उसमें ऑस्मेटिकली एक्टिव कंपाउंड यदि कम है तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है कंपेरेटिवली इनसाइड दी सेल। यदि सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके कंपैरिजन में बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वाटर जो है वो हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल सेल स्वेल अप हो जाएगी, फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो सिंपल कहना है कि जो ऑस्मोलिटी है या ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो सेल की मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो जो मीडिया है वो प्रॉपरली उसमें सॉल्ट होना चाहिए, प्रॉपरली शुगर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा शुगर हो या ऐसा ना हो कि ज़्यादा सॉल्ट हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम शुगर कम सॉल्ट हो। तो एक ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर होना चाहिए, या ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन या ऑप्टिमल ऑस्मोलिटी होना चाहिए जिससे वो सेल की इंटीग्रिटी बने रखे, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाए रखे। The osmolality of the medium used is determined by the formulation of the media। अब जो osmolality है वो मीडिया की फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करती है। ओके, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ओके, द मेजर डोनर टू द ऑस्मोलिटी, ये मेजर डोनर होते हैं, मेजर फैक्टर होते हैं जो कि ऑस्मोलिटी को कंट्रोल करते हैं। इवन दो अमाइनो एसिड ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, अमाइनो एसिड भी क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली ऑस्मोलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, मतलब वो आयंस होते हैं, इस वजह से वो ऑस्मोलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल या एटम या कंपाउंड जिन पर चार्ज होता है या जो कि वाटर से बाइंड कर सकते हैं वो ऑस्मोलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। So generally all the commercial media and formulate are formulated so as to have the final osmolality of the approximately 300 milliosmomole। Okay, तो osmolality can be measured by osmometer, osmolality को किससे मेजर किया जाता है, osmometer से। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम बफरिंग सिस्टम। ओके, तो सेल की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए मीडिया के अलावा, टेम्परेचर के अलावा, ऑस्मोलिटी के अलावा एक ऑप्टिमल पीएच की जरूरत होती है, बिकॉज अब सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं सेल के अंदर वो एक ऑप्टिमल पीएच पे काम होती हैं। ओके, ऑप्टिमल रेट से। तो वो ऑप्टिमल पीएच बनाए रखने के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसे हम बफर्स बोलते हैं। ओके, जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उसके दौरान कोई पीएच चेंज ना हो, इस वजह से सेल्स को बफर सिस्टम में रखा जाता है। बफर सिस्टम क्या करता है कि जो सेल्स के द्वारा एच आयन और या ओ एच आयन रिलीज होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, बफर उसको क्या करता है,
पीएच चेंज होने से रोकता है। ओके, उनको यूटिलाइज करके पीएच चेंज होने से रोकता है। ओके, अब देखते हैं इसमें बफर सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है। तो देखते हैं, फॉर ऑप्टिमम कल्चर कंडीशंस, for optimum culture condition, the regulation of pH is critical and achieved by one of the following buffer system। इसमें बताया गया है कि ऑप्टिमल कल्चर कंडीशन के लिए पीएच का रेगुलेट होना या पीएच का मेंटेन होना जरूरी होता है, जो कि नीचे दिए गए बफरिंग सिस्टम द्वारा अचीव किया जा सकता है या किया जाता है। अब बफरिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? बफरिंग सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल बफरिंग सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे, नेचुरल, और एक है केमिकल। ओके, केमिकल और नेचुरल में आ जाता है CO2 SCO3 सिस्टम, SCO3 माइनस सिस्टम। ये नेचुरल बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इस टाइप का बफरिंग सिस्टम होता है, अपने ब्लड के अंदर इस टाइप का बफरिंग सिस्टम होता है, इस वजह से इसको नेचुरल बफरिंग सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है केमिकल बफरिंग सिस्टम, तो केमिकल में हैपिस टाइप के बफर आ जाते हैं, हैपिस बफर। ओके, इस टाइप के बफर आते हैं। अब देखते हैं नेचुरल बफरिंग सिस्टम काम किस तरीके से करता है। इन द नेचुरल बफरिंग सिस्टम गैसियस CO2 बैलेंस विद द CO2 SCO3 कंटेंट ऑफ द कल्चर मीडियम। तो नेचुरल बफरिंग सिस्टम है वो गैसियस CO2 द्वारा बैलेंस किया जाता है CO2 SCO3 कंटेंट ऑफ द कल्चर मीडियम। ओके, CO2 जो एक्सटर्नल CO2 है या इंक्यूबेटर द्वारा जो CO2 प्रोवाइड की जाती है, उसके द्वारा CO2 SCO3 कंटेंट बैलेंस किया जाता है किसके अंदर? कल्चर मीडियम के अंदर। क्योंकि CO2 SCO3 जो सिस्टम है, ये सिर्फ बफरिंग सिस्टम बोल रहे हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट है फॉर रेगुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ कल्चर मीडियम। ओके, तो अभी किस तरीके से काम करते हैं वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब देखते हैं जो CO2 SCO3 माइनस बफरिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। ये सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर भी मिलता है, ब्लड के अंदर, वहाँ पे भी सिमिलर तरीके से काम करता है। ऐसे ही ये CO2 इंक्यूबेटर के अंदर कल्चर मीडिया में सेम काम करता है। तो CO2 जो है गैसियस फॉर्म में उगलती है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वाटर में डिजोल्व होती है, तो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, जिसे हम H2CO3 बोलते हैं, H2CO3। ओके, अब जो H2CO3 ये क्या है? अनस्टेबल होता है, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है किसमें? H प्लस CO3 SCO3 माइनस में। ओके, किसमें कन्वर्ट होता है? H प्लस HCO3 माइनस में। ओके, एंड फर्दर ये SCO3 जो है ये भी अनस्टेबल होता है। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है H प्लस प्लस CO3 माइनस 2 में। ओके, इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो ये बफर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो जब भी कभी पीएच इंक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज मतलब OH नेगेटिव इंक्रीज होना, तो जब भी OH मीडिया के अंदर इंक्रीज होता है तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? इस हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन, जो फ्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फर्दर क्या बना देता है? H2O। ओके, और सपोज यदि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है, मतलब H प्लस जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता है, तो H प्लस जो है वो CO3 माइनस 2 के साथ रिएक्ट करके क्या हो बनाएगा? HCO3 माइनस। और यदि और ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, मतलब एसिडिटी ज्यादा है, तो वो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ओके, तो और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये बफरिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। दोबारा से देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट पे CO2 है, या बोल सकते हैं कि मीडिया के बाहर जो CO2 है वो गैसियस फॉर्म में मिलती है, और वो CO2 वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है H प्लस SCO3 माइनस, इसे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट भी अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है H प्लस CO3 माइनस 2 कार्बोनेट में, H प्लस प्लस कार्बोनेट में लाइक कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस टाइप का बफरिंग सिस्टम लाइक उसमें प्रेजेंट होता है किसी के अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर। अब कल्चर मीडिया के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो H आयन का इंक्रीज होना या फिर OH आयन का इंक्रीज होना। तो जब भी बेसिसिटी इंक्रीज होती है मीडिया की, बेसिसिटी मतलब OH आयन कंटेंट इंक्रीज होता है, तो वो OH आयन कंटेंट जो है
वो फ्री हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, फ्री हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके H2O बना देता है। ओके। और जब भी लाइक हाइड्रोजन आयन या एसिडिटी इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन आयन वो रिएक्ट किसके साथ करता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। ओके। तो इस तरीके से ये बफरिंग सिस्टम काम करता है और नेचुरल पीएच, सॉरी, जो मीडिया का जो पीएच है उसको मेंटेन रखते हैं कार्बोनेट और CO2 बफरिंग सिस्टम। ओके। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। द कल्चर मीडियम विद द नेचुरल बफरिंग सिस्टम नीड टू बी मेंटेन इन एयर विद 5 to 10% CO2। तो ऐसा कल्चर मीडिया जो कि नेचुरल बफरिंग सिस्टम पर डिपेंड है, उसमें क्या होना चाहिए, 5 to 10% CO2 मेंटेन होना चाहिए उस मीडिया के अंदर। ओके। और वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, विच इज यूजुअली मेंटेन बाय द CO2 इनक्यूबेटर, वो जो कि CO2 इनक्यूबेटर द्वारा मेंटेन किया जाता है। CO2 इनक्यूबेटर जो होता है उसके अंदर एक सेंसर होती है, CO2 सेंसर होती हैं, जो कि वाल्व को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो जब भी CO2 इनक्यूबेटर के अंदर 5% CO2 या 10% CO2 से ज़्यादा CO2 होता है तो वो वाल्व क्लोज हो जाते हैं, और जब भी 5 से 10% CO2 से यदि कम होता है तो वो वाल्व ओपन हो जाती है, CO2 को इनक्यूबेटर के अंदर पर्ज करवाते हैं। तो इस तरीके से CO2 इनक्यूबेटर काम करता है और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। ओके। आगे दिया है नेचुरल बफरिंग सिस्टम इज लो कॉस्ट एंड नॉन टॉक्सिक। ओके। तो नेचुरल बफरिंग सिस्टम जो होता है वो लो कॉस्ट और नॉन टॉक्सिक होता है, ये इसका एडवांटेज है। द प्रेजेंस ऑफ द पायरुवेट इन द मीडियम रिजल्ट इन द इंक्रीज एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय द सेल्स। यदि मीडिया के अंदर पायरुवेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सेल्स क्या करती है, पायरुवेट को यूज करके, यूटिलाइज करके CO2 बना देती है। अब वो सेल खुद ही CO2 बनाती है तो उसको एक्सोजीनस या एक्सटर्नल CO2 की जरूरत नहीं होती है, उसको एक्सटर्नल CO2 पे डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। Thus the pyruvate is advantageous because of less dependency on the exogenous supply of CO2। तो पायरुवेट जो होता है वो एडवांटेजियस होता है बिकॉज ऑफ जो कल्चर मीडिया है, सेल कल्चर है, उसकी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल CO2 पे कम हो जाती है। ओके। अब नेक्स्ट है बॉक्स 2, जो हाईलाइटेड बॉक्स 2 है, इसमें जो नेचुरल बफरिंग सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि नेचुरल बफरिंग सिस्टम वो किस तरीके से काम करता है। ओके। तो इसमें बताया गया है कि जो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है या नेचुरल बफरिंग सिस्टम है वो ले चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब किस तरीके से, तो इंक्रीज एसिडिटी इन द मीडियम इज एस्टेब्लिश बाय एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस। जो एसिडिटी है वो मीडिया में हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है। एंड फ्री कार्बोनेट आयन देन रिएक्ट विद द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो जो फ्री कार्बोनेट मीडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड, जो कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। मतलब ये जो रिएक्शन है, शिफ्ट रिएक्शन टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ रिएक्ट मूव करती है, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, सॉरी, राइट टू लेफ्ट मूव करती है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है। दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है। ओके। एंड वो पीएच को मेंटेन करती है। जब भी हाइड्रोजन आयन का कंटेंट इंक्रीज होता है तो फ्री कार्बोनेट जो होता है या बाइकार्बोनेट होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो किसमें, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली a decrease in hydrogen ion will result in shift to the right। ओके। अब मान के चलो बेसिसिटी इंक्रीज होती है मीडिया के अंदर, बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, H+ का नंबर को इंक्रीज करके। OH का कंटेंट इंक्रीज होता है तो OH कंटेंट को मेंटेन करने के लिए, OH को रिड्यूस करने के लिए, OH आयन का नंबर कम करने के लिए जो ये बफरिंग सिस्टम क्या करता है, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ा देगा और हाइड्रोजन आयन ये जो है वो OH के साथ रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। तो आई होप ये बफरिंग सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या केमिकल बफरिंग सिस्टम। केमिकल बफरिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है और क्या क्या होती हैं। तो इन द केमिकल बफरिंग सिस्टम ज्विटर आयन, ओके, ज्विटर आयन उसका एग्जांपल दिया, इतना लंबा चौड़ा नाम दिया है, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल लूंगा, हैप्पीस बफर। ओके, इज यूज्ड दैट हैज सुपीरियर बफरिंग कैपेसिटी इन pH रेंज 7.2 to 7.4 एंड विद द हैप्पीस a control gaseous atmosphere is not required। यदि हैप्पीस बफर मीडिया में यूज किया जा रहा है तो एक्सटर्नल CO2 की जरूरत नहीं होती, उसको CO2 इनक्यूबेटर की जरूरत नहीं होती। It is relatively expensive and toxic at higher concentration for some cell
टाइप्स। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये टॉक्सिक होती है, साथ साथ ये हाई कॉस्ट की होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। ओके ओके, देखते हैं इसमें क्या लिखा है फिनोल रेड के बारे में। फिनोल रेड इज द जनरली यूज इन कॉमर्शियल मीडिया एज पीएच इंडिकेटर। मैंने अभी बताया था कि पीएच इंडिकेटर की तरह यूज होता है कॉमर्शियल मीडिया में। एंड दिस इज द इफेक्टिवली यूज टू मॉनिटर पीएच चेंज ओइंग टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ के दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके दौरान जो पीएच चेंज होता है उसको मॉनिटर करने के लिए फिनोल रेड यूज होता है मीडिया के अंदर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिनोल रेड द मीडियम चेंज इट्स कलर एज पीएच चेंजेस। तो मीडिया के अंदर फिनोल रेड प्रेजेंट होने की वजह से जब भी मीडिया का पीएच चेंज होता है तो फिनोल रेड का कलर चेंज हो जाता है। एट एसिडिक पीएच लेवल फिनोल रेड टर्न द मीडियम येलो। एसिडिक कंडीशन में उस फिनोल रेड का जो पीएच है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। वाइल द एल्केलाइन पीएच लेवल द मीडियम टर्न पिंक। मतलब जब एल्केलाइन कंडीशन होती है या पीएच कम होता है, सॉरी पीएच इंक्रीज होता है, तो वो किस मतलब उसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है, जैसे यहाँ बताया गया है। और मीडियम इज ब्राइट रेड एट ऑप्टिमल पीएच। जनरली जो मीडिया होता है फिनोल रेड के साथ वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड होता है ऑप्टिमल पीएच मतलब 7.4 पीएच पर। ओके, तो अभी तक था कि लाइक सेल कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर में मीडिया क्या क्या होता है, सेल कल्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया था। फर्दर मैं सेल कल्चर में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उनके क्या क्या प्रिंसिपल हैं वो बताने वाला हूँ। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप अभी तक का जो भी सेल कल्चर से रिलेटेड लाइक टॉपिक है या प्रिंसिपल है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये वीडियो या ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।